क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों के भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग-अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इनमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंध में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। यहाँ पेज नंबर 44 में दिया गया है सारणी 5.1 वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषता। सबसे पहले दिया गया वनस्पति खंड और इसमें उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन प्रकार के वनस्पति खंड हैं और औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेल्सियस में, जैसे उष्ण में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक वार्षिक औसत वार्षिक तापमान और उपोष्ण में 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक औसत वार्षिक तापमान, शीतोष्ण में 7 डिग्री से लेकर के 17 डिग्री सेल्सियस तक का औसत वार्षिक तापमान है और अल्पाइन में 60 डिग्री से लेकर के उससे भी कम तक के औसत वार्षिक वर्षा तापमान है। जनवरी में औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में उष्णकटिबंध में 18 से अधिक हो जाती है और उपोष्ण में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस तक होती है। शीतोष्ण में -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -10 डिग्री सेल्सियस तक होती है और अल्पाइन में -1 डिग्री से कम तक होती है। इसके लिए एक टिप्पणी दी गई है जो इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीयों में कोई पाला नहीं पड़ता और उष्ण वनस्पति खंड में कोई पाला नहीं पड़ता। उपोष्ण वनस्पति खंड में पाला कभी कभी पड़ता है और शीतोष्ण वनस्पति खंड में कभी पाला कभी बर्फ पड़ता है और अल्पाइन में बर्फ पड़ता है। स्रोत, भारत का पर्यावरण एटलस, जून 2001, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली। सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं।
ज्ञात कीजिए हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीकरण योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। परियोजना कार्य। आपने अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्ष की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो कि वो कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़ करके, जैसे हिमालय और मध्य भारत में कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति हैं, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। परियोजना कार्य। चित्र 5.1 में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और ऐसा क्यों है। चित्र 5.1 वनों का क्षेत्रफल इस प्रकार दिया गया है। यहाँ प्रतिशत में 0 से लेकर के 100 तक दर्शाया गया है, जो 10 के अंतराल पर आता है, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50 इत्यादि। और यहाँ विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 10 से अधिक है और अरुणाचल प्रदेश में 80 है और असम में 30 से अधिक है। बिहार में 10 से कम है और छत्तीसगढ़ में 40 है और दिल्ली में 10 से थोड़ा अधिक है। गोवा में 60 है और गुजरात में 10 से कम है और हरियाणा में 10 से भी बहुत कम है और हिमाचल प्रदेश में 20 से अधिक है और जम्मू और कश्मीर में 10 है और झारखंड में भी 10 हैं और जम्मू कश्मीर में 10 हैं और झारखंड में 30 हैं और कर्नाटक में 20 से कम है और केरल में 40 से अधिक है और मध्य प्रदेश में 20 से अधिक है। महाराष्ट्र में 10 से अधिक है। मणिपुर में 70 से अधिक है। मेघालय में भी 70 से अधिक है। मिजोरम में 90 है। नागालैंड में 80 है। उड़ीसा में 30 है और पंजाब में 0 और 10 के बीच में, यानी बहुत कम है। राजस्थान में भी बहुत कम है और सिक्किम में 50 से थोड़ा कम है और त्रिपुरा में 70 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में 10 से थोड़ा कम है। उत्तराखंड में 40 से अधिक है और पश्चिम बंगाल में 10 से अधिक है और 20 से थोड़ा कम है और अंडमान और निकोबार में 70 से अधिक है और चंडीगढ़ में 10 से अधिक है। दादर नागर हवेली में 40 से अधिक है और दमन और दीव में 10 से कम है और लक्षद्वीप में 80 से अधिक है और पुदुचेरी में 10 से थोड़ा अधिक है। तो वनों का क्षेत्रफल इस प्रकार था। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि सबसे अधिक वन मिजोरम में पाए जाते हैं प्रतिशत के मुकाबले में।
क्या आप जानते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चित्र 5.3 में दिखाया गया है। 5.3 में दिखाया गया है। उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधनीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधनीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, और चौथे में पर्वतीय वन, और पाँचवें में मैंग्रोव वन। 5.2 में उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार वन का चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले स्थल परत में छोटे मोटे घास दिखाए गए जो 1.5 सेंटीमीटर तक सबसे पहले स्थल परत दिखाए गए हैं। उसके बाद छोटे घास दिखाए जो 1.5 मीटर तक होते। उसके बाद कुछ झाड़ियाँ दिखाई गई है, झाड़ी दिखाई गई है, झाड़ी परत। उसके बाद 5 मीटर तक की ऊंचाई के बाद उसके बाद फिर नवीन वृक्ष, और फिर 20 मीटर की ऊंचाई तक, फिर नितान परत, फिर 40 मीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद फिर निर्गत परत, फिर 60 मीटर की ऊंचाई तक, जो सबसे अधिकतम ऊंचाई है। उष्ण कटिबंधनीय वर्षावन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वृक्षों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती है, और वनों में इनकी विभिन्नता ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। चित्र 5.3 में प्राकृतिक वनस्पति दिखाए गए हैं जो गहरे हरे रंग के हैं। वह उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार वनस्पति के प्रकार होंगे। जो हल्के हरे हैं वह उष्ण कटिबंधनीय पर्णपाती वन होंगे। जो हल्के पीले कलर से दिखाए गए हैं वह पर्वतीय वन होंगे, और जो भूरे कलर से दिखाए गए हैं वो मैंग्रोव, और जो हल्के सफ़ेद और हल्के हरे दिखाए गए हैं उनमें उष्ण कटिबंधनीय कटीले वन दिखाए गए। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्र में, और सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन दिखाए गए हैं, और लगभग उत्तर भारत के सभी राज्य और बीच मध्य भारत के कुछ राज्य और कुछ दक्षिण भारत के भी राज्यों में उष्ण कटिबंधनीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव वन जैसे पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश और कुछ तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार वन उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में दिखाया गया है, और पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में दिखाया गया है। वहीं उष्ण कटिबंधनीय कटीले वन मध्य भारत में भी दिखाया गया है, जिसमें कि महाराष्ट्र के कुछ भाग को दिखाया गया है, कर्नाटक के और तेलंगाना के कुछ भाग को और तमिलनाडु के कुछ भाग को दिखाया गया है। यह उष्ण कटिबंधनीय कटीले वन है, और राजस्थान के और गुजरात के पूरे भाग को इसमें, और मध्य प्रदेश के कुछ भाग को और यूपी के कुछ भाग को दिखाया गया है, जो कि उष्ण कटिबंधनीय कटीले वन में आते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं।
इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों में आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन उन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष वे व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में के बहुत बड़े भाग पर कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचरण भी होता है। यहाँ 5.4 चित्र में दिखाया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति के कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। अकासिया, खजूर जिसे पाम भी कहते हैं, यूफोरबिया तथा नागफनी जिसे कैक्टाई भी कहते हैं, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियों का यहाँ चित्र दिखाया गया है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीर, जिसे पाइन भी कहते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचरण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीज बारसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन, यह वनस्पति
तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें अब पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, क्योड़ा एवं एंगार के भी वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इस जंगलों में पाए जाते हैं। अब विचार करिए, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? यहाँ मैंग्रोव का वन का चित्र दिखाया गया है और पर्वतीय वन का भी चित्र दिखाया गया। वन्य प्राणी वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है, जहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। कुल विश्व का 13%। यहाँ मछलियाँ की 2,546 प्रजातियां जो विश्व के 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग, गजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य प्रकार के जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजाति पाई जाती है। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। औषधीय पादप भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिनमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं इस प्रकार। सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और यह केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुरासी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोग, डायबिटीज में सहायक करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायक करता है और यह रक्तचाप की नियमितता के लिए लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में उपयोग किया जाता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पौधों की जड़ और कली पाचन शक्तियों में सहायक करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का नियंत्रण निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके? स्रोत मेडिसिनल प्लॉट, डॉक्टर एस.के. जैन, 5वां संस्करण, 1994, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी हैं। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो कि अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, तिब्बती जंगली गधे जिसे कहा जाता है कियांको, भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियाँ
झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजाति है जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी कि खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में है और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। यहाँ दिया गया है, क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ भारत के मानचित्र पर वन्य प्राणी निचाय को दर्शाया गया है। वन्य प्राणी निचाय यहाँ दाचीग्राम में नेशनल पार्क को ट्रायंगल से दिखाया गया है। वहीं स्टार को पक्षी अभयावन से दिखाया गया है और सर्कल से वन्य प्राणी अभयावन को दिखाया गया है। दाचीग्राम एक नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। राजाजी उत्तराखंड में है और कॉर्बेट भी उत्तराखंड में है। दुधवा यूपी में है और राजगीर यह जो है झारखंड में है। राजगीर बिहार में है। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा में है। उसके बाद कान्हा जो है तदोबा और कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी जो है महाराष्ट्र में है। गिर गुजरात में है। काजीरंगा असम में है। मानस असम में है और गोरुमारा भी असम में है। उसके बाद बांदीपुर जो है वह बांदीपुर केरल में है और गुइंडी जो है वह तमिलनाडु में है। इस प्रकार यह नेशनल पार्क हुआ। और अब हम देखते हैं वन्य प्राणी अभयावन, वह सरिस्का जो है राजस्थान में है। और यहाँ हम देख पाते हैं केवलादेव, घाना, रणथंभौर ये नेशनल पार्क ही हैं और ये राजस्थान में है, जबकि सरिस्का क्या है, वन्य प्राणी अभयावन है। शिवपुरी भी एक प्रकार का नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी अभयावन। सरिस्का राजस्थान में है। उसके बाद चंद्रप्रभा यूपी में है। चंदका जिस दमपारा है वहीं पे पाया जाता है, ये उड़ीसा में है। उसके बाद कवाल जो है महाराष्ट्र में है और पोचेरम जो है या तेलंगाना में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में अटूनगरम है और कवाल जो है यह महाराष्ट्र में है। और मुडुमलाई केरल में है। पेरियार भी केरल में है। उसके बाद पेरियार भी केरल में है। महानदी जो है वह सिक्किम में है। महानदी सिक्किम में है। अब देखते हैं कुछ पक्षी उभयवन, जैसे कि पक्षी उभयवन में रंगाडितु जो है वह केरल में है और वेदांथंगल जो है वह तमिलनाडु में है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, पारिस्थितिकी
तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निकाय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचानक कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निकाय में की गई है। एक था ये देश में 18 जीव मंडल पाए जाते हैं इसके बारे में। और 2 नंबर में सन 1992 से भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। 3 नंबर शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई है। 4 नंबर 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवितता के लिए प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंत विनाश तत्काल समाप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 18 जीव मंडल निकाय आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार है: सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिबांग, डिब्रू सैखोवा, अगस्त मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचानक कमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, सेच, अचलम और पन्ना। प्रवासी पक्षी भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाते हैं और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? इस प्रकार यहाँ कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिए गए हैं जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क, नोड टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, टाइगर डाइंग, सेंसस कन्फर्म्स, राइनो किल्ड फॉर हॉर्न, गुजरात हैबिटेट टर्न्स गर्ल गेबियार्ड, टाइगर्स फॉर सरिस्का, CBI to probe Ranthambore tiger deaths, all not lost tiger alive in Kuno, tigers killed by poachers in past 2 years, says Tiger Watch Policies। परियोजना कार्य: उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन से समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं? इस प्रकार की संकटग्रस्त प्रजातियों की और सूचनाएं समाचार पत्र और पत्रिकाओं को एकत्रित कीजिए। भारत सरकार द्वारा उनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप संकटग्रस्त जानवर और पक्षियों को बचाने के लिए क्या सहायता कर सकते हैं? इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब है अभ्यास के प्रश्न जिसे बाद में देखेंगे। धन्यवाद।